बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य भाग पाठ 10 नेताजी का चश्मा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 1947 में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी तथा इनका ज़्यादातर समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद ये वसुधा नामक पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह 13 भागों में प्रकाशित हो चुके हैं तथा इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन के शोषण के विरुद्ध चेतना का स्वर प्रमुख है तथा सामाजिक स्तर पर होने वाले जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के खिलाफ इनका स्वर सुनाई देता है। क्योंकि देशभक्ति के लिए हमें हमारा एक अलग व्यक्तित्व गढ़ना नहीं पड़ता है और नहीं हमें बाहर से कहीं कोई भावों को पैदा करना पड़ता है कि हम जिससे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को पैदा करते हैं। लेखक ने देशभक्ति की परिभाषा को समझाते हुए कहा है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिक नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही सच्ची देशभक्ति है। और नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीकों से सहयोग करती है। कहानी ये भी बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी अपने इस देश प्रेम के प्रति जो भाव होता है उसे व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पढ़ेंगे देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण पाठ नेताजी का चश्मा। बच्चों, नेताजी का नाम सुनते ही एक ओजस्वी व्यक्तित्व की छवि हमारे आंखों के सामने आ जाती है तथा उनका रोबीला स्वर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, की झंझनाहट कानों में गूंजने लगती है। लेकिन हम इस पाठ में नेताजी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनके महान व्यक्तित्व के प्रति आम व्यक्ति की श्रद्धा के भावों को इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे तथा देशभक्ति की परिभाषा कैप्टन और हालदार साहब के व्यक्तित्व के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस अध्याय में हालदार साहब और कैप्टन प्रमुख पात्र के रूप में हैं तथा इनका व्यक्तित्व चित्रण कहानी में क्या रंग भरेगा ये हम पढ़ेंगे। लेखक ने लिखा है कि हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही थे, जिसे बाजार कहा जा सके वैसे कुछ ही बाजार थे, यानी वहाँ पर एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 1-2 नगर पालिकाएँ भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी होती है और नगर पालिका से तात्पर्य जेडीए, और जेडीए का काम क्या होता है? नगर निर्माण, उसकी सुरक्षा और उसके विकास से जुड़े हुए कार्य करने। तो नगर पालिका भी वहाँ एक थी, तो वो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छे काम करवा देती। कभी कभी पक्की सड़कें बनवाना, कभी पशु पक्षियों के लिए कुछ चबूतरे बनवाना या छतरी बनवाना, या कुछ कभी मनोरंजन के लिए कवि सम्मेलन आदियों का निर्माण भी करवा देना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार हो सकता है कि शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संगमरमर की प्रतिमा भी लगवा दी। यानी हमारे किसी नगर निगम के उत्साही कार्यकर्ता के द्वारा हो सकता है कि कभी नेताजी की एक मूर्ति जो संगमरमर यानी मार्बल की है उसे लगवा दी। ये कहानी हम उसी मूर्ति से जुड़ी हुई है और उसकी मूर्ति के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है, जिसे हमारे लेखक ने बहुत सुंदर कहानी का रूप दिया है। क्योंकि कहानी गढ़ने के लिए हमें बहुत बड़े किरदार की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे मन में अगर किसी भी एक चीज़ के प्रति कोई भाव बार बार पैदा होता है तो हमारा मन उसे कल्पना संसार में ले जाता है और शब्दों का आवरण पहना देता है, और वो शब्दों के आवरण एक सुंदर कहानी या कविता के रूप में हमारे व्यक्तित्व से जो परिस्थिति है, जो हमारे मन में दबे हुए भाव हैं, जो शब्दों के सुंदर हार के रूप में बाहर निकलते हैं और संसार को उससे रूबरू करा देते हैं। तो यहाँ भी हम हमारे उन्हीं शब्दों का सुंदर संसार जो एक मूर्ति के छोटे से भाग से जुड़ा हुआ है, उसमें लेखक ने बहुत
अच्छे से व्यक्त किया है और हमें भी वो जानना है कि पूरी बात तो अब पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, अच्छी मूर्ति की लागत भी शायद ज़्यादा थी और शायद समय भी अब उनके पास नहीं था, क्योंकि दूसरों से इसमें आज्ञा भी लेनी पड़ती है। और हो सकता है कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनका समय अवधि भी अब ख़त्म होती जा रही थी, यानी उनके रिटायरमेंट का भी टाइम हो गया होगा, इसलिए इस मूर्ति को जल्दबाजी में वहाँ लगाया गया था। अब लगाने के लिए जल्दी जल्दी उस मूर्ति का निर्माण तो हो गया, यानी मूर्ति तो बना दी गई, लेकिन अब वो बनाई कहाँ, किससे, इसके बारे में लेखक ने लिखा है कि इतनी जल्दबाजी में कहीं बाहर से मूर्ति बनवाना या किसी के द्वारा बनाने के लिए ऑर्डर देना, इतना समय उनके पास नहीं था। तो ये जो छोटा सा कस्बा है, और कस्बे का मतलब है धीरे धीरे विकसित हो रहा छोटे शहर, ठीक है। और इसी कस्बे में जो एक हाई स्कूल है ना, उस हाई स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर है जिनका नाम मोतीलाल जी है। तो उनकी ड्राइंग अच्छी थी, तो उन्हीं को ये काम सौंप दिया गया, यानी हमारे नेताजी की मूर्ति बनाने का कार्य हमारे हाई स्कूल के मास्टर मोतीलाल जी को दे दिया गया, और उन्होंने भी इसे 1 महीने में भी बना कर देने का आश्वासन भी दे दिया। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति हमारे मार्बल की थी, यानी संगमरमर की थी, और इसे बहुत बड़ा नहीं बनाया गया था। टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की 2 फुट की ऊंचाई तक की ही मूर्ति थी। इसमें हमारे नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत प्यारी मूर्ति लगी हुई थी, और नेताजी कुछ कुछ मासूम और कमसीन थे। बेटा, यहाँ पर हमारे नेताजी के जो शब्द चित्र खींचा जा रहा है उनकी व्यक्तित्व का, और वो शब्द चित्र उनका जो बाहरी परिवेश हमें दिखाई देता है ना मूर्ति का, उसके आधार पर यह बनाया गया है। और ये शब्द चित्र आपको भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये शायद प्रश्न भी बन सकता है। और वो बहुत सुंदर दिख रहे थे, मासूम दिख रहे थे, कमसीन दिख रहे थे, और उनका जो पहनावा है वो फौजी वर्दी है। और मूर्ति को देखते ही तुरंत मन में वही विचार आ जाते हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो आदि। इस दृष्टि से ये सफल और अच्छा प्रयास था। केवल एक चीज़ की कमी थी जो बार बार खटकती थी, क्योंकि हमारे नेताजी की आंखों पर चश्मा रहता था, और यहाँ हमारे मोतीलाल जी ने वो चश्मा शायद नहीं बनाया या उनसे नहीं बना, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो गांव के आम जनता है उनको शायद नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगी, तो उस मूर्ति को हमारे किसी आम नागरिक के द्वारा एक मोटे फ्रेम का सामान्य ओरिजिनल सा दिखने वाला चश्मा पहना दिया गया था, और चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। और जब हमारे इस कहानी के मुख्य नायक हालदार साहब जो यहाँ से गुजरते हैं अपने सरकारी कार्य के लिए, तो पहली बार जब मूर्ति को वो देखते हैं तो वो कौतुक भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल जाती है, और वो वहाँ पर रुकते हैं और उस मूर्ति को निहारते भी हैं, और फिर मन में सोचते हैं आइडिया भी अच्छा है, मूर्ति तो पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। फिर उनकी जेब आगे बढ़ जाती है, और हालदार साहब लगातार इस मूर्ति के बारे में भी सोचते रहते हैं। अंत में निष्कर्ष रिजल्ट क्या निकलता है उनके मन में, वो ये कि कुछ भी हो, कि आज भी हमारे देश के नागरिकों में देशभक्ति के प्रति जो भाव है वो किसी न किसी रूप में व्यक्त हो ही जाते हैं। इसलिए महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उसकी भावना का है। क्योंकि आज हम चारों तरफ जो देखते हैं वो भाव हमें क्या समझाते हैं, वो यही है कि आज का मानव स्वार्थी होता जा रहा है, और स्वार्थ के कारण सिर्फ अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन, अपना आसपास का वातावरण ही उसे अच्छा दिखना चाहिए, बाकी से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे में कोई सामान्य जन अगर हमारे चौराहे पर लगने वाली मूर्ति की कमी की ओर इशारा करता है, कमी को जानता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, तो ये हमारे हालदार साहब के लिए भी एक कौतुक यानी बहुत रहस्य वाली बात है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि आज देशभक्ति मजाक का विषय होता जा रहा है, इतना कोई नहीं सोचता है। दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो इस बार मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, क्योंकि
इस बार हमारी मूर्ति का जो चश्मा है उसका फ्रेम बदला हुआ था। अब इस बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ था, यानी पहले तो काला मोटा बड़ा सा एक फ्रेम मूर्ति को पहनाया गया था। और इस बार जब 15 दिन के बाद हमारे हवलदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में उन्हें परिवर्तन दिखाई दिया। और वो परिवर्तन क्या था? वो था हमारे मूर्ति ने इस बार तार वाला गोल चौकोर फ्रेम पहन रखा था। हवलदार साहब का कौतुक यानी आश्चर्य बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े ही नहीं बदलती लेकिन चश्मा तो हर रोज बदलती है, ये क्या आश्चर्य है। और जब इस तरह हमारे हवलदार साहब का ये कौतुक यानी बढ़ता ही जाता है, आश्चर्य हर बार जब भी वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनकी नज़र अनायास यानी अचानक ही उस मूर्ति की तरफ उठ जाती है और हर बार हमारी मूर्ति में वहाँ बदलाव दिखाई देता है। इस कारण हवलदार साहब की अब आदत हो जाती है कि जब भी वे कस्बे से गुजरते हैं तो वे चौराहे पर रुकते हैं, पान खाते हैं और मूर्ति को गहराई से देखते हैं। एक बार तो जब उनका कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसा जाता है। यानी यहाँ लेखक ने समझाया क्या है कि बार बार जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो परिवर्तन लिए हुए होती है, जिसमें परिवर्तन हो नहीं सकता है, तो हमारे मन में भी कौतुक यानी आश्चर्य किसी न किसी रूप में बढ़ता ही जाता है। और फिर हमारे मन में वो बेचैनी जब सहन नहीं होती है तो हम उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो नेताजी भी यहाँ आसपास के लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। तो जहाँ से हमारे हवलदार साहब रोज पान खरीद कर खाते हैं ना, उन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और बेटा इसमें एक शब्द आया है दुर्दमनीय, तो इस शब्द को आप गहराई से सोचें, क्योंकि ये अगर पठित आपका जो अंश आता है जो आपके पेपर में, उसमें अगर इसी तरह के पैराग्राफ आते हैं तो इसमें से कोई कठिन शब्द उठाकर उसमें से निहित उपसर्ग और प्रत्यय भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दुर्दमनीय शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें है दुर र हलंत वाला, ठीक है, दुर लगाएंगे उपसर्ग के रूप में, दमन लगाएंगे मूल शब्द के रूप में और ये लगाएंगे आपका प्रत्यय के रूप में। तो इस प्रकार जब भी आप पढ़े तो कोई कठिन शब्द आपको भी दिखे, सामासिक शब्द भी हो सकता है, उपसर्ग प्रत्यय युक्त भी हो सकता है, उसको भी आपको जानना होता है, समझना होता है। तो हमारे नेताजी के बारे में जो मूर्ति बदल रही है उनके बारे में हमारे पान वाले से कौन पूछने का प्रयास कर रहे हैं? हवलदार साहब। और हवलदार साहब ने जाकर पान वाले से पूछा तो जो पान वाला है उसका चरित्र चित्रण यहाँ खींचा गया है। और वो चरित्र चित्रण किस रूप में है आपको ध्यान से पढ़ना भी होता है और जानना भी होता है, क्योंकि एक चरित्र चित्रण हम पहले नेताजी के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ दूसरा चरित्र चित्रण किसके बारे में आया है, वह है हमारे पान वाले के बारे में। इसको रेखा चित्र भी कहते हैं, चरित्र चित्रण भी कहते हैं। रेखा चित्र के बारे में आप जाने कि पान वाले के खुद के मुंह में पान टूसा हुआ था। वे एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वे आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी मूर्ति का जो चश्मा बदलता है वो किसके द्वारा बदला जाता है? कैप्टन चश्मे वाला। और यहाँ पर हमारा जो रेखांक चित्र पान वाले का है उसको आपको जानना है। ये रेखा चित्र है और रेखा चित्र से तात्पर्य है ऐसा वर्णन जिसके माध्यम से हम किसी का भी सुनकर चित्र अपने दिमाग में बना सकते हैं, वो रेखा चित्र कहलाता है। और यहाँ भी रेखा चित्र ये है और हमारा जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का है उसको भी रेखा चित्र के रूप में ही आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पान वाले का रेखा चित्र हमारे हवलदार साहब ने लिखा है और फिर जब पान वाला उत्तर बताता है कि ये कार्य हमारा कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है हवलदार साहब को समझ नहीं पाए, दोबारा उससे पूछते हैं। चश्मा बदल देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो उसने समझाया, हमारे पान वाले ने हवलदार साहब को समझाया कि कैप्टन जो एक व्यक्ति है वो ये चश्मे मूर्ति के क्यों बदलता है। उसका कारण आप सुनिए कि कोई ग्राहक
यानी खरीदने वाला अगर व्यक्ति कभी आ जाता है तो कैप्टन उस चश्मे को उतार कर दे देता है। उसको जैसी चौखट चाहिए, अगर वो चौखट मूर्ति पर लगी हुई हो तो वह उसको उस चश्मे को उतारेगा, ग्राहक को देगा और फिर हमारे उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। यानी उसने लिखा है कि कोई ग्राहक आ गया तो समझो उसे बड़ी चौखट चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो हमारा जो कैप्टन है उसको मूर्ति से उतार देता है, उस ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा वहाँ लगा देता है। ये बात हमारे हवलदार साहब को पानवाला समझा रहा है। किसके बारे में? मूर्ति पर होने वाले रोज परिवर्तित चश्मों के बारे में। ठीक है, और आगे हम जो जानने वाले हैं वो नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।